वेलकम टू आर समटाइम हार्शर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 29। पार्ट 28 के एंड में तुम्हें याद ही होगा जहाँ स्कूल में हो रहे सारे इंसिडेंट की वजह से नोनोवा को अपने पेरेंट्स की कही हुई हर एक बात याद आ रही है और उनकी ये सारी बातें याद करते हुए वो सोच रही है कि इस इंसिडेंट में आखिर उसे क्या करना चाहिए। और अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोनोवा अपने उसूलों पर सवाल उठा रही है क्योंकि अभी उसके सामने हिकारू है जिसे अभी काफी दर्द हो रहा है और एक लड़की जिसे 4 लड़कों ने घेरा हुआ है। और यार हाँ, इस लड़की का नाम रिये है और अपने सामने ये सारा सिचुएशन देखकर नोनोवा के दिल में एक अलग ही फीलिंग डेवलप हो रहा है और उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और उसे लग रहा है कि मानो ये उसका ह्यूमन बनने का प्रोसेस है। और वैसे तो नोनोवा इस फीलिंग को काफी और एंजॉय करना चाहती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो चीजें काबू से बाहर हो जाएंगी। इसलिए अब नोनोवा इन्हें घूरते हुए सोच रही है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और ये सब सोचते हुए उसे अपने पेरेंट्स के थ्रू दिया हुआ रूल याद आ रहा है, लाइक अपने भाई बहन के साथ अच्छे से रहना, अपने दोस्तों को अच्छे से ट्रीट करना और कभी भी फर्स्ट मूव मत लेना और कुछ भी डेंजरस मत करना। और अगर तुम डेंजर सिचुएशन में फंस गई तो सबसे पहले वहां से भागना और अगर भाग नहीं पाती हो तो किसी को हेल्प के लिए बुलाना। और ऐसे और कई सारे रूल्स अभी नोनोवा के दिमाग में चल रहे हैं और इन सब रूल्स को कंबाइन करके नोनोवा यही सोच रही है इस सिचुएशन में आखिर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अभी नोनोवा ये सब सोच ही रही थी कि इन 4 लड़कों में से एक लड़के का कहना है कि यार सच में ये लड़की भी काफी क्यूट है। और ये सेंटेंस सुनते ही नोनोवा हेल्प के लिए चिल्लाने लगी और नोनोवा की चीखें सुनकर ये लड़का पीपी स्माइल के साथ धीमे धीमे नोनोवा की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यार जैसे ये लड़का नोनोवा के और करीब आया, नोनोवा को देखकर ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है क्योंकि यार इसे नोनोवा की आंखों में ना ही 1% भी आंसू दिख रहा है और ना ही उसके चेहरे पर डर, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो नोनोवा सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के थ्रू दिया हुआ रूल फॉलो कर रही है। और अभी नोनोवा की एक्सप्रेशनलेस चीखें इस लड़के को काफी डरावनी लग रही हैं, इसलिए डर के मारे ये लड़का नोनोवा से धीमे धीमे पीछे हट रहा है। लेकिन अब नोनोवा ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो अपने सामने सारे ऑब्स्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी और सबसे पहले वो इस लड़के को ब्लाइंड करेगी। जिसके बाद नोनोवा ने अपने पूरे फोर्स के साथ इस लड़के के आईज पर अपना फिंगर हिट किया, लेकिन लगता है इस लड़के के रिफ्लेक्स भी काफी अच्छे हैं और वो बाल बाल नोनोवा से बचा। लेकिन यार नोनोवा के इंटेंशन पूरी तरह से क्लियर है और यार भले ही इस लड़के की आंखें बच गईं, लेकिन अभी जो कुछ भी उसने देखा उसका दिमाग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। नोनोवा ने उसके आईज पर हिट करने की कोशिश की क्योंकि किसी भी कॉम्बैट या फिर किसी भी तरह की लड़ाई में उसने आज तक किसी को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। और वहीं नोनोवा के एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे खुद को लेकर काफी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि उसने अपना शॉट मिस कर दिया। और नोनोवा का ये एंगर, प्लेजर और वॉयलेंस से भरा हुआ एक्सप्रेशन देखकर ये लड़का ना चाहते हुए भी चिल्लाते हुए रोने लगा और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इसके दिमाग में इतना क्लियर है कि अगर इसे नोनोवा से बचना है तो उसे अपने सामने के ऑब्स्टिकल को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, चाहे ये कोई खूबसूरत लड़की ही क्यों ना हो। इसलिए वो चिल्लाते हुए समझो अनकॉन्शियस वे में नोनोवा की तरफ पंच करने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन तभी किसी ने नोनोवा को अपने तरफ पुल करते हुए इस लड़के के फेस पर जोरदार पंच किया और ये कोई और नहीं बल्कि कूजे है। कूजे का पंच पड़ते ही ये लड़का वहीं बेहोश हो गया और अभी नोनोवा और कूजे ऐसे पोजीशन में है मानो कूजे ने नोनोवा को हक किया है। लेकिन इस चीज से कूजे को जरा भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रहा है। लेकिन नोनोवा के चेहरे पर अगर ध्यान से देखा जाए तो काफी कम एम्बैरेसमेंट दिख रहा है। जिसके बाद नोनोवा ने कूजे को हक करते हुए कहा कि थैंक यू, मैं काफी डर चुकी थी और यहाँ प्रेजेंट सभी लोगों में से कूजे ही एकमात्र इंसान है जिसे पता है कि नोनोवा अभी नाटक कर रही है। और अभी कूजे सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी यहाँ पर नोनोवा की चीखें सुनकर 2 काफी जाइंट लड़के आ गए और कह सकते हैं कि ये दोनों नोनोवा के प्रोटेक्टर हैं और नोनोवा को गॉड की तरह वर्शिप भी करते हैं। अब ये सिचुएशन देखकर कूजे को समझ आ रहा है अब वो ये सारा सिचुएशन दोनों लड़कों के हाथों में छोड़ सकता है। जिसके बाद वो हिकारू के पास गया और हिकारू से पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक हो ना। और यार भले हिकारू का कहना है वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे अपने स्टमच में काफी तेज दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी कूजे उसको राइट साइड से सपोर्ट दे ही रहा था कि उसके लेफ्ट हैंड के साथ रिये ने उसे सपोर्ट दिया और उसे खड़े होने में हेल्प की। और यार रिये कोई और नहीं बल्कि नोनोवा की छोटी बहन है। और हाँ, यहाँ नोनोवा का छोटा भाई भी प्रेजेंट है जिसका नाम है लियो। एंड यार नोनोवा की बहन सच में काफी क्यूट है और अभी वो हिकारू से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू भी कह रही है। लेकिन हिकारू का कहना है कि वो उसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बट नोनोवा की बहन उसे समझा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर तुम नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता। और ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं और अभी उसे सबसे ज्यादा हिकारू की ही चिंता हो रही है क्योंकि यार सच में हिकारू के एक्सप्रेशन से साफ है कि वो काफी पेन में है। इसलिए कूजे हिकारू से जानना चाह रहा है इन्होंने तुम्हें मारा है या फिर किक किया है। और साथ ही कूजे हिकारू से ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर उसे किसने हिट किया। और हिकारू के इशारा करने पर जो कूजे को पता चला कि जिस लड़के ने उसे हिट किया था वो सामने बेहोश पड़ा है। कूजे काफी कोल्ड वॉइस के साथ और काफी गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ रहा है। एंड कूजे के एक्सप्रेशन से हिकारू को समझ आ चुका है कि कूजे कुछ गलत करने का सोच रहा है। इसलिए उसने कूजे का हाथ पकड़ लिया और जानना चाह रहा है कि आखिर कूजे करने क्या वाला है। अब कूजे ने बताया कि मैं इस लड़के को उठाऊंगा और तुम्हारे साथ जो कुछ भी इसने किया उसके लिए इसे पनिश भी करूंगा। लेकिन यार हिकारू कूजे को समझा रहा है सिंस वो बेहोश पड़ा है और उसका नोज काफी ब्लीड भी हो रहा है और साथ ही उसके आगे के दांत भी टूट चुके हैं। इसलिए मेरे ख्याल से जो कुछ भी उसने किया उसके लिए उसे सजा मिल चुकी है, तो अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
कूजे का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था, इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं। बट एट द एंड हिकारू के कई बार समझाने पर कूजे वहीं रुक गया और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन जो भी हो, हिकारू के साथ साथ लियो को भी डॉक्टर के पास जाना ही होगा, क्योंकि लियो के माउथ पर भी हमें कट साफ दिखाई दे रहा है, जो कि लग रहा है उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने में लगा है। और हाँ, मुझे को ये भी पता है कि अगर इन चारों लड़कों जैसे कई और लड़के स्कूल में एंटर कर चुके हैं, वो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता और उसे आगे की चीजें हैंडल करनी ही होगी ताकि इनका बैंड परफॉर्म कर सके। जिसके बाद कूजे हिकारू की जिम्मेदारी नोनोवा को देकर वहाँ से चला गया। यार वहीं हमें दूसरी तरफ मारिया के क्लास का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर भी इस गैंग के कई सारे लड़के प्रेजेंट हैं और इनके बिहेवियर की वजह से मेड कैफे की सारी लड़कियां चीख रही हैं। और यार तुम्हें तो पता ही है कि इस स्कूल में काफी अमीर बच्चे पढ़ते हैं, जिसका मतलब साफ है कि इन बच्चों ने कभी भी ऐसा बिहेवियर हैंडल ही नहीं किया है। और सिंस बैंड के परफॉर्मेंस की वजह से नोनोवा और सयाका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन को हैंडल कर पाना सबके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। और अभी इधर ये सारी लड़कियां परेशान हैं और वहीं दूसरी तरफ ये सारे लड़के अपने गैंग लीडर गोंडा को थैंक यू कह रहे हैं। तो उसने इन्हें इस फेस्टिवल में इनवाइट किया। और ये मैं तुम्हें बता दूं कि इस गैंग लीडर का इस स्कूल से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि अभी 2 वीक पहले उसे अपने घर पर एक एनवलप मिला था जिसमें इस फेस्टिवल के 10 टिकट्स थे और साथ ही इस फेस्टिवल में कैसे एंटर करना है, फेस्टिवल को बर्बाद करने के बाद सेफली कैसे फेस्टिवल से बाहर निकलना है और साथ ही इस काम के लिए उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। इस एनवलप में हर एक चीज का डिटेल था। और पहले तो इस गैंग के लीडर को लगा ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल प्रैंक है, लेकिन जैसे ही एनवलप में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो स्टेशन के पास पहुंचा, उसे पैसों से भरा हुआ एक एनवलप मिला। अब जिसके बाद उसे क्लियर हो गया ये किसी तरह का प्रैंक बिल्कुल नहीं है। और हाँ, उस लेटर में ये भी लिखा था कि फेस्टिवल में चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें पूरी आजादी है और जो भी मुसीबत होगी उससे बचाने की तुम्हें मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इस गैंग का लीडर इतना भी बेवकूफ नहीं है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है जिससे पुलिस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। और उसके हिसाब से जो भी एडवांस में पैसे मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ उससे एंजॉय करेगा और फेस्टिवल में जो कुछ भी उसे मिलेगा मानो उसके लिए बोनस के तौर पे काम करेगा। बट जितना उसने एक्सपेक्ट किया था फेस्टिवल में उससे ज्यादा मजा आ रहा है। और यार जब वो इस स्कूल की लड़कियों को देख रहा है उसे रियलाइज हो रहा है ये सारी लड़कियां उसके स्कूल की लड़कियों से काफी डिफरेंट हैं और इन लड़कों के पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो कभी प्राइवेट स्कूल अटेंड कर पाएंगे। और उसके मन में ये भी चल रहा है कि किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में ये लड़कियां कभी भी इनसे बात ही नहीं करती, लेकिन आज वो इनके सामने डरी हुई हैं। शायद गोंडा को यही चाहिए था और अपनी डोमिनेंस देखकर उसे काफी खुशी हो रही है। और अभी वो ये सारी चीजें सोच ही रहा था, उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो इसे जानना चाह रही है या फिर कब तक ये सब यहाँ रहने वाले हैं। और ये सुनकर गोंडा उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए कह रहा है कि मुझे माफ करना, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ किसी का भी बटौक छूना सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं माना जाता है। और सिंस इन सब की वजह से कैफे के सारे कस्टमर्स भी यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए गोंडा इन्हें काफी परेशान कर रहा है। लेकिन लग रहा है कैफे में जो भी लड़कियां प्रेजेंट हैं इनका पेशेंस खत्म हो चुका है और अभी शायद वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी इन्हें डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दी। और ये कोई और नहीं बल्कि सुमीरे है। और सुमीरे ने इसी फिल्म के हीरो की तरह गोंडा और उसके फ्रेंड से कहा यहाँ चीजें सिंपली बातचीत से तो सही होने वाली है नहीं, तो चलो चीजों को वायलेंस से सॉल्व करते हैं। और हाँ, सुमेरे यहाँ अकेली नहीं है, जिससे जाहिर है यहाँ चीजों को नॉर्मल करने में सुमेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और वहीं अभी फिलहाल सेफ्टी के लिए सारे वीआईपीज अपने गार्ड्स के साथ स्टूडेंट काउंसिल रूम में हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ यूकी के सामने एक मिडिल एज्ड मैन खड़ा है जो कि बार बार कह रहा है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ ही तुमने मेरी कंपनी भी डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन ये इंसान आखिर क्या कह रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है यूकी को जरा भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यूकी के साथ यहाँ आयानो और एक एडल्ट भी है, इसलिए यहाँ यूकी सेफ है। और साथ ही वो आयानो को अपना वेपन अंदर रखने के लिए कह रही है, जिसके बाद यूकी के कहने पर आयानो ने सेम ऐसा ही किया। और थोड़ा सोचने पर यूकी और आयानो को समझ आ रहा है इस पूरे भगदड़ का मेन टारगेट कोई और नहीं बल्कि वीआईपीज हैं। और इनके हिसाब से कूजे भी वीआईपीज के पास अभी स्टूडेंट काउंसिल रूम में ही गया होगा, इसलिए ये दोनों भी अब स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहीं स्टूडेंट काउंसिल रूम में सारे वीआईपीज बातें करते हुए यही सोच रहे हैं कि आखिर इस इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ है और उन्हें क्या चाहिए। और हाँ, उनमें से कुछ वीआईपीज को ये भी लग रहा है इस पूरे इंसिडेंट के पीछे मेन टारगेट स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। और वैसे तो अगर सिचुएशन हाथ से निकल जाए और यहाँ कोई इंजर्ड हो जाए तो ये सारे वीआईपीज अपने बॉडीगार्ड्स के हेल्प से इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं दिख रहा है और उनके लिए यहाँ सिचुएशन कंट्रोल करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना है कि स्टूडेंट काउंसिल आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। और वैसे भी उनके लिए ये कुछ नया नहीं है, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के टाइम ऐसे सिचुएशन तो आएंगे ही। और हाँ, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा ये सारे वीआईपी पहले इसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे और इनके टाइम पर भी इलेक्शन के टाइम ऐसे काफी सिचुएशन आते थे। और शायद तुम ये भी सोच रहे होगे आखिर किस स्कूल का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों ही हो सकता है जिसके लिए बाहर के लोग स्कूल में आकर फायर क्रैकर्स ब्लास्ट करें और स्टूडेंट्स को परेशान भी करें। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि इस स्कूल में जापान के वेल्दीएस्ट और पावरफुल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो जाहिर है इस स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट आगे चलकर जापान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और साथ ही ये एक तरह से देखा जाए तो फैमिली रेपुटेशन का भी पार्ट बन चुका है, इसलिए इलेक्शन जीतने के लिए पार्टिसिपेंट्स किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और यार हाँ, ये सारे वीआईपी करंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से
से इलेक्शन का मेथड पहले के कंपैरिजन काफी चेंज हो चुका है और अब ये इलेक्शन कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट बनकर रह चुका है। लेकिन यार इस साल वीआईपीज एक कैंडिडेट के पेयर में काफी इंटरेस्टेड हैं, जिनका मेन मोटिव है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो अपोजिंग कैंडिडेट्स के साथ मिलकर स्टूडेंट काउंसिल में वर्क करना चाहते हैं। और यार शायद तुम्हें भी समझ आ रहा होगा यहाँ वीआईपीज आले और कूजे की बातें कर रहे हैं और साथ ही वो इन दोनों के थॉट प्रोसेस से काफी खुश भी हैं, क्योंकि इलेक्शन का मेन मोटिव जीतना या फिर हारना नहीं है बल्कि कनेक्शंस बनाना है, जो कि फ्यूचर में उन्हें काफी काम आएगी। और इससे साफ है कि इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के पीछे वीआईपीज का मेन रीजन जापान में एक ऐसा पावर स्टेब्लिश करना था जिससे वो जापान पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सके। और बाकी यार आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एंड में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।